गठित की गई ये 31 अक्टूबर 2025 को अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगी, जिसमें ये बताएंगे कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों के बीच वित्त का जो विभाजन होगा 2026 से लेकर 2031 तक के लिए, वो किस तरह से होगा, किस बेस पे होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर देखेंगे इसरो ने श्रीहरिकोटा से 1 जनवरी को देश का पहला एक्सपोसेट मिशन PSLV-C58 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इस तरह का ये जो एक्सपोसेट है, ये हमारे ब्लैक होल और दूसरे अन्य खगोलीय जो घटनाएं हैं हमारे अंतरिक्ष में हो रही है, उनका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। खास करके ब्लैक होल के अध्ययन के लिए इसको भेजा गया है, और ऐसा करने वाला भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा कंट्री बना है। ठीक है, और ये 1 जनवरी को ही ये लॉन्च किया गया है, जो सफल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। साथ ही आप इसके नाम के साथ साथ याद रखेंगे कि ये PSLV-C58 वाहन जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों के रहस्यों का पता लगाएगा और लगभग 5 वर्षों तक ये अपना कार्य करेगा। ठीक है, भारत जो है वो अमेरिका के बाद ब्लैक होल का अध्ययन करने वाला दूसरा कंट्री बना है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। फिर देखेंगे उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मढ़ौरा सूर्य मंदिर परिसर, यहाँ पे जो है 1 जनवरी को सूर्य नमस्कार किया गया था, और प्रदेश के 108 स्थलों पर 50,000 से अधिक लोग जो है वो एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बना दिया था वहां पे। तो ये जो जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हो रहा था, तो वहां पे ये घटना इससे संबंधित पूछा जा रहा था क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी में हो सकता है पूछे, नहीं भी पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 ऊपर जो हम लोग न्यूज देखे हैं यहाँ से पूछने की संभावना है, उसको याद रखेंगे। एक आपका 16वें वित्त आयोग और दूसरा जो है एक्सपोसिट, हमारा दोनों याद रखना होगा, एक फैक्ट उसका याद रखना होगा आपको। फिर देखेंगे बांग्लादेश की एक श्रम अदालत ने 1 जनवरी को श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में वहां के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अर्थशास्त्री है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, और उनके कंपनी के 3 अधिकारियों को जो है 6 माह की कैद की सजा और प्रत्येक को 25,000 जुर्माने का वहां पे जो है वो आदेश दिया था। ये भी बहुत न्यूज हो जा रहा है कि जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो काफी मतलब चर्चित है, और आज तक इनका जो शोध है उसका मतलब कोई काट नहीं कर पाया है। इसके आधार पर बहुत सारी योजनाओं का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, ये मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है, और इन पर और इनके कंपनी से संबंधित 3 अधिकारियों पर जो है वो पैसे की हेर-फेर के मामले के कारण वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इनको जो है वो 6 माह की कैद की सजा और 25,000 जुर्माना जो है वो लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस को जो है वो 2006 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2023 में यूपीआई के जरिए लगभग 101 अरब लेन देन हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 60% अधिक है। यानी कि हमारी कंट्री में यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन है उसका काफी विस्तार देखने को मिला है। 2022 की तुलना में 2023 में यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन हुई है उसमें 60% मिला है। ठीक है, तो इस डिजिटल क्रांति के राह पर अपना इंडिया है। जहाँ पे इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपका मेन में भी रहेगा डिजिटल क्रांति से संबंधित, तो वहाँ पे इस डेटा को देंगे, अच्छा हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 जनवरी को ब्रिक्स जो है, जो पहले 5 देशों का समूह होता था वो 10 देशों का समूह हो गया है। ठीक है, इसमें जो नया सदस्य शामिल किए गए हैं इनका नाम आपको इन्हीं याद होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है। तो वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अगस्त 2023 में जब ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, तो वहाँ पे 6 कंट्री को इसका सदस्य बनाने का जो है वो परमिशन दिया गया था। लेकिन हमारा जो ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री जो है ये अर्जेंटीना, उसने बाद में वहाँ पे जब न्यू गवर्नमेंट बनी तो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा ब्रिक्स का सदस्यता लेने से मना कर दिया गया, जिसके वजह से केवल 5 कंट्री के द्वारा 1 जनवरी को सदस्यता ग्रहण की गई है। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना चाहिए, हो सकता है पूछ लेंगे, पूछा हुआ भी है और पूछने की संभावना भी है। ठीक है, ये देखेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे का निधन हो गया है। क्योंकि ये भारतीय मूल के थे इसलिए आपको याद रखना चाहिए ये नाम।
यूपी के हमीरपुर जिला के रूरीपाड़ा गांव में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय यूपी के हमीरपुर जिला के रूरीपाड़ा गांव में बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि वर्ल्ड का पहला ये वाटर यूनिवर्सिटी होगा, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये निजी विश्वविद्यालय है और इसकी संकल्पना जो है वो हमीरपुर के डॉक्टर रविकांत पाठक का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा तैयार प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराधियों के खिलाफ कारगर सिद्ध हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब पोर्टल जो है इससे संबंधित ये कई बार आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है, ये बहुत हाईलाइटेड रह रहा है। खासकर इसका जो ट्रायल शुरू हुआ था अपने झारखंड से, जामताड़ा से, वहाँ पे ये काफी इफेक्टिव हुआ है और इसके यूज से वहाँ पे साइबर क्राइम पे जो है वो कंट्रोल पाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया है, ये पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। पहले भी बार बार बोले हैं कि प्रतिबिंब पोर्टल, इसको एकदम भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, बार बार न्यूज में आ रहा है। फिर देखेंगे भारत में संचार उपग्रह GSAT-20, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है और इसका नाम GSAT-N2 हो गया है। संचार उपग्रह है जिसका पुराना नाम GSAT-20 है, नया नाम इसका GSAT-N2 है, दोनों याद रखिएगा। ये लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की जो कंपनी है उसके साथ भारतीय ये इसरो जो है वो समझौता की है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। क्यों किया गया ये समझौता? तो ये हमारा जो GSAT-20 है, इसका जो भार है वो लगभग 4000 kg का है और इतना भारी उपग्रह प्रक्षेपित करने का कैपेसिटी इसरो के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये SpaceX के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने का पानी योग्य आपूर्ति करना सुनिश्चित किया है या लक्ष्य तय किया गया है, जो भी करिएगा। वर्तमान में जितने भी भारत में उपलब्ध जल स्रोत है उसका 61% प्रदूषित है। ठीक है, भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में पूरे वर्ल्ड का जो सूचकांक पब्लिश किया गया था उसमें 120वें स्थान पर है और ये सबसे निचले पायदान पर है। सोचिए हमारे यहाँ पीने के पानी को लेकर कितना बुरी स्थिति में कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। फिर देखेंगे बिहार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उच्च शिक्षा में GRE लगभग 21% है, लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्रालय का रिपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षा मंत्रालय है उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में GRE जो है वो 19% है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बता रही है कि वर्तमान में GRE जो है हमारे राज्य का वो 21% है, जिसको कि बढ़ाकर 30% किया जाएगा। दोनों में काफी थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो दोनों याद रखिएगा। हो सकता है अगर पूछे आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से दे दे और स्टेट गवर्नमेंट का अलग से दे दे, तो दोनों याद रहेगा, तभी आप बना पाएंगे। फिर देखेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम टेस्ट इतिहास के सबसे छोटे मैचों में दक्षिण अफ्रीका पर 7 विकेटों से जो है वो जीत दर्ज की है। इसका आयोजन केप टाउन में किया गया था। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्रिकेट का इतिहास रहा है उसमें सबसे छोटा टेस्ट मैच ये रहा है। चारों जो इसका पारी होता है उसमें केवल 106.2 ओवर में ही ये पूरा का पूरा मैच समाप्त हो गया है और ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा बनाया गया है। और भारतीय टीम का जो कप्तानी कर रहे थे वो रोहित शर्मा कर रहे थे, याद रखिएगा इसको भी। पीएम के द्वारा जो है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र के तीर्थ नगर नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। पूछते हैं कभी कभी कि हमारे यहाँ जो युवा महोत्सव हुआ है वो कहाँ पे हुआ है या किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर देखेंगे अमित शाह के द्वारा तुअर दाल, जिसको कि अरहर दाल भी कहा जाता है, इसके उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए NAFED एवं NCCF द्वारा विकसित ई समृद्धि पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। ये पोर्टल भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। जितने भी पोर्टल आएंगे सबको याद रखिएगा किससे किसका संबंध है, क्या उद्देश्य है। फिर देखेंगे 4 जनवरी को भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का शुरुआत
दीव के घोघला बीच पर आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत घोघला बीच पे की गई है, जो कि एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि भारत में 12 ऐसे बीच हैं जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, ये देखेंगे केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उप योजना वाली पृथ्वी विज्ञान पहल को मंजूरी दे दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना यहाँ से बनती है क्वेश्चन। इसी तरह का वो लोग न्यूज खोज खोज कर क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल। तो याद रखेंगे कि ये जो पृथ्वी विज्ञान पहल है, ये इसमें 5 उप योजना है। ठीक है, और इसका संचालन जो है, ये जो पहल है वो 2021-2026 की अवधि के बीच में चलेगा और इस पे टोटल 4,757 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी उप पहल है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये 5 उप पहल आपको याद होना चाहिए। पहला जो है वो है जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं, दूसरा है महासागर सेवाएं, तीसरा प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन एवं प्रौद्योगिकी, चौथा है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान भूकंप विज्ञान, और पांचवा जो है वो भू विज्ञान और अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण एवं आउटरीच। ये पांचों उप योजना आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, और बीपीएससी में भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। भारत एवं मॉरिशस के द्वारा संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा जो ये जो विकसित किया जा रहा है इसरो और मॉरिशस के द्वारा, वो 2025 में इसरो के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा और इसको बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपया लागत आ रही है, जो कि पूरी तरह से हमारा भारत सरकार जो है वो वहन करेगा। ठीक है, रेलवे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अमेरिकन एजेंसी के साथ सहयोग किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरह की पूछते रहती है, तो सबको देखते हुए चलेंगे हम लोग। इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस नई तकनीक के फ्यूल सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर प्रयोग करके इसको जो है यहाँ पे आपका वो ऊर्जा जो है उत्पन्न किया गया है। ठीक है, इस सेल का ऊर्जा घनत्व जो है वो काफी बेहतर है। ये न्यूज आपको जब बता रहे थे तब भी आपको बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज, याद रखिएगा कि ये जो तकनीक विकसित की गई है तो इसमें किस किस पदार्थों का उपयोग करके इस तकनीक को विकसित किया गया है, तो ये है सिलिकॉन ग्रेफाइट। ठीक है, पूछ सकता है साइंस टेक्निक क्वेश्चन यहाँ से। इसरो को जो है वो PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3, ये जो POEM-3 है इसका पूरा नाम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 100 वाट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है, और इसी सफलता के दौरान जो है वो आपका ये सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर यूज किया गया है और एनर्जी का वहाँ पे उत्पादन किया गया है। नहीं समझ में आया होगा, न्यूज को फिर से पढ़िएगा आप लोग। आदित्य L1 6 जनवरी को सूर्य की अंतिम कक्षा L1 में स्थापित हुआ है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकदम याद रखिएगा इसको कि हमारा जो ये पहला सूर्य मिशन था आदित्य L1, ये किस डेट को हमारे जो सूर्य का जिस कक्षा में इसको भेजा गया था वहां पे स्थापित हुआ है, तो 6 जनवरी को स्थापित हुआ है। यह जो मिशन है वो 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, ये डेट भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले सागर कुमार को रजत पदक मिला है। ठीक है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर जो है वो रणजी ट्रॉफी में पहली बार लगभग 15 साल की एज में खेले थे, और हमारे जो ये वैभव सूर्यवंशी है मात्र 14 इयर्स की उम्र में रणजी ट्रॉफी में खेलकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, फिर देखेंगे कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी को लेकर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। बिहार के पटना के अलावा सुपौल का भी चयन इस कैटेगरी में किया गया है। इस अवार्ड की घोषणा नई दिल्ली में की गई है, और ये 11 जनवरी को जो है वो दिया गया है राष्ट्रपति के उपस्थिति में। ठीक है,
इस बार चूंकि पटना का काफी बेहतर मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, तो ये याद रखिएगा कि पहला बार इसको जो है वो गार्बेज फ्री सिटी के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। भारत के पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मालदीव सरकार द्वारा अपने 3 उप मंत्रियों मरियम त्यूना, माल्ता शरीफ और महजूब माजिद को निलंबित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है क्योंकि बहुत बड़ा बवाल हो चुका था इसमें, काफी आपको उलट पुलट वहाँ पे देखने को मिला था। इंडिया जो है वो बाइकआउट करने लगे थे मालदीव का, लास्टली मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा अपील किया गया है, तब से जाके थोड़ा रिलेशन भी अभी आप सुधार उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जनवरी में हुआ था, बीपीएससी पूछ सकती है, बहुत बड़ा बवाल था ये। फिर देखेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा कारगिल हवाई द्वीप पर पहली बार रात में मालवाहक C-130J हरक्यूलिस विमान को उतारकर लद्दाख में अपनी सैन्य तैयारी का प्रदर्शन किया गया। यानी कि लद्दाख में पहली बार सेना के द्वारा रात में जो है वो मालवाहक जो जहाज है, जो हमारी वायुसेना की जो जहाज है C-130 हरक्यूलिस, इसको पहली बार रात में लद्दाख में उतारा गया है। इसके बेस कैंप पे ये जो विमान है वो उतारे जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा लद्दाख में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है यहाँ से भी। फिर देखेंगे पाटलिपुत्र खेल परिषद में बिहार की सेपक कटरा बालक अंडर 19 की टीम ने दिल्ली को हराकर 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 सेपक कटरा चैंपियनशिप खिताब जीता है। क्योंकि ये बिहार के ही टीम प्लेयर्स जीते हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी याद रखना होगा आपको। चेन्नई स्थित लाभकारी धर्मार्थ न्यास प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा 5 सांसदों को जो है वो सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के भी सांसदों को कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो वहां से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना होगा। ये जो तीनों पर्सन है वो है सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, अशोक अमोल रामलिंगम कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा। ठीक है। ये देखेंगे कि एक बुक आई हुई थी जिसका नाम अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये जो हमारे कोशिश के जो फाउंडर है सुधा और नारायण मूर्ति, इनके लाइफ पर ये बुक लिखा गया था। और ये जो पुस्तक लिखा गया है उसका जो लेखक है उनका नाम चित्रा बनर्जी दिवाकर रूमी है। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था नाम ये। शेख हसीना जो है वो लगातार बंगाल की 4थी बार वहाँ की पीएम बनी है और कुल 5वीं बार वहाँ की ये पीएम निर्वाचित हुई है। एक चीज यहाँ से आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए जो शेख हसीना है हमारी, वो बांग्लादेश की गोपालगंज फ्री सीट से 1986 के बाद 8वीं बार लगातार जीती है। ठीक है। गोपालगंज सीट बिहार में भी है, बांग्लादेश में भी है। याद होगा बीपीएससी पिछले बार हैदराबाद से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही थी और सब कोई शान से वहां पे भारत लगा कर आए थे, जबकि हैदराबाद पाकिस्तान में हुई है। ठीक है। तो इसलिए आपको याद करा रहे हैं कि याद रखिएगा कि गोपालगंज केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां से शेख हसीना निर्वाचित हुई है सांसद के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये देखेंगे स्मृति मंधाना 2461 गेंदों में T20 में 3000 रन बनाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सोफी डिवाइन द्वारा T20 क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि महिला क्रिकेट में आप देखेंगे तो T20 में 3000 रन सबसे तेजी से बनाने वाला कौन हो गई है वर्तमान में, तो वो है भारतीय स्मृति मंधाना। ठीक है। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज गति से 3000 रन बनाने वाले पर्सन ये बन चुके हैं। फिर देखेंगे एक और बुक जो है आपका जनवरी माह में बहुत हाईलाइटेड था, जिसका नाम था एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके जो लेखक है वो अजय विशारिया है। इसमें हमारे जो ये जो एयर स्ट्राइक किए थे और हमारे एक एयर वायुसेना से संबंधित जो अधिकारी पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनको किस तरह से इंडिया पाकिस्तान को डराते हुए विदिन मतलब 40 आवर्स के अंदर उनको लेकर आई थी भारत, उसके बारे में काफी डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है। और बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में उसकी गवर्नमेंट जो है पूरा अस्थिर हो गई थी,
पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तो इसलिए दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ये देखेंगे इसी समय ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया है, जो कि 41वां संस्करण था इसका। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब दिया गया है वो सिलियन मर्फी को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बनाए गए हैं वो सिलियन मर्फी। अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है लिली ग्लैडस्टोन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, जो हमारे ये ओपेनहाइमर जो मूवी आई हुई थी, और पिछले बार आप देख रहे थे कि बीपीएससी के आपको हर पेपर में वो ओपेनहाइमर से संबंधित कभी उसके फिल्म के बारे में, कभी उसके निर्देशक के बारे में बार बार पूछा जा रहा था, ठीक है। तो फिर से ये जो ओपेनहाइमर है वो हमारा 2024 में फिर से हाईलाइटेड है। जितने भी अवार्ड होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सब में उसका बेहतर प्रदर्शन रहा है। यहाँ ऑस्कर में देखेंगे, गोल्डन ग्लोब में देखेंगे, फिर और भी बहुत सारे जो अवार्ड होते हैं सब में वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो एकदम याद रखिएगा किस किस पुरस्कार में इसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, खासकर फिल्म से संबंधित और उसके निर्देशक से संबंधित। उसके निर्देशक जो है वो क्रिस्टोफर नोलन है, ये भी याद रखना होगा। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसमें हमारा जो ओपेनहाइमर फिल्म है इसको सर्वाधिक 5 पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। 51 वर्षों के बाद अमेरिका का पहला चंद्र लैंडर 8 जनवरी को चंद्रमा के सफर पर निकला है। ये जो अमेरिका है वो 1972 में अपना लास्ट चंद्र अभियान की थी। उसके 51 इयर्स के बाद इसका पहला चंद्र अभियान फिर से शुरू हुआ, जो कि वहाँ की निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिर देखेंगे फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न जनवरी माह में जो है वो उन्होंने अप्रवासन संबंधी कानून के खिलाफ वो जो है इस्तीफा दी थी। उसके बाद वहां पे इनके जगह पे जो है वो गैब्रियल अटल को वहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया था। हाँ बोलिए मैम। बोले कि 51 वर्ष बाद चंद्रयान अभियान अमेरिका में शुरू किया गया था। न चंद्र मिशन, चंद्रयान भारत का मिशन है। चंद्र मिशन मतलब उन्होंने चंद्र मिशन मतलब चंद्रमा पर उन्होंने अपना मतलब ये वाहन भेजा है, ठीक है। चंद्रयान उसको नहीं बोलेंगे, चंद्रयान भारत का है। हाँ अमेरिका ना, अमेरिका के द्वारा, हाँ उनके द्वारा आज किया गया आया था टेस्ट में था, लेकिन सर मिलवाए तो चाइना बोले। क्या था उसमें? किस देश के द्वारा 51 वर्ष बाद चंद्र अभियान शुरू किया गया? चाइना नहीं बोले होंगे सर, आप गड़बड़ कर रही हैं कुछ। सर से पूछिए, सर भी हैं शायद यहाँ पे। अच्छा उसको देखते हैं, ठीक है। सर चाइना नहीं बोले होंगे, परेशान मत होइए अंजलि नंदनी। ठीक, आप देखिएगा कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो जनवरी 2024 में एक नया विभाग बनाया गया था। और बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछ चुकी है कि बिहार में कितने विभाग कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान में बिहार में टोटल 45 विभाग कार्य कर रहे हैं, और 45वें विभाग के रूप में खेल विभाग को जो है यहाँ से उसका गठन जनवरी में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा जो है वो नई असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है, जिसे निजी कंपनी की मदद से स्वदेश में ही डिजाइन एवं विकसित किया गया है। तो जब ये न्यूज आई थी तो उग्रम क्या है बहुत बार पूछा हुआ था, बीपीएससी उसके बाद होने वाली है, पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। उग्रम क्या है? तो डीआरडीओ के द्वारा नई असॉल्ट राइफल है ये, ठीक है। शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का कोलकाता में निधन हो गया है। बहुत बड़े नाम थे ये, याद रखना होगा आपको। जनवरी में इनका निधन हुआ है। इनको जो है वो 2006 में पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2022 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। फिर देखेंगे हमारा जो ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का जो आयोजन किया गया है, तो इसका थीम जो है वो गेटवे द फ्यूचर है। पिछले 69 में बीपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिर हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन, हम लोग को ना समझ में आए बनाने का। तो याद रखिएगा कि इस बार 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो आयोजित किया गया था गुजरात में, उसका जो थीम है वो गेटवे द फ्यूचर है, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा 10 जनवरी को किया गया था। भारतीय पर्वतारोही शमिता कंसावाल
इनको जो है वो मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। किस पर्वतारोही को मरणोपरांत जो है वो तेंजिंग नोर्गो राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारी संगीता कंसवाल है। ठीक है, ये देखेंगे बीसीसीआई ने भारतीय टीम के घरेलू सत्र 2024 से 26 के लिए कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज को आधिकारिक साझेदारी बनाया है। ठीक है, यानी कि जो घरेलू मैच होंगे हमारे यहाँ इंडिया में बीसीसीआई के माध्यम से, तो उसके लिए जो कंपनी जिनको यहाँ पे आधिकारिक जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके मतलब उनको प्रमोट करेंगे, वहाँ पे अपना विज्ञापन वगैरह देंगे, वो कौन से हैं? तो कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजी। ठीक है, हरियाणा में आयोजित स्कूल नेशनल गेम्स में बिहार की हैंडबॉल टीम बालिका वर्ग में जो है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय स्तर का कोई भी टूर्नामेंट होगा, अगर वहाँ पे भारतीय टीम के द्वारा या बिहार की टीम के द्वारा या बिहार के पर्सन के द्वारा कोई भी मेडल जीता जाता है, तो उस पर आपको फोकस बनाना होगा, उसको याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया शोटो कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के द्वारा जो है वो 6 गोल्ड, 8 सिल्वर तथा 29 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। फिर आगे देखेंगे कि हमारे जो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, इनके द्वारा हैदराबाद में स्वदेश निर्मित पहले स्टारलाइन अनमैन एरियल व्हीकल दृष्टि ट्रेन का अनावरण किया गया है। यानी कि पहला यूएवी है भारत का, इसका नाम दृष्टि ट्रेन है और इसका अनावरण हैदराबाद में किसके द्वारा किया गया है? तो आर हरि कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे फिनलैंड की थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि मेघालय का बर्निहाट शहर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर रहा है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, एकदम याद रखेंगे। सबको अधिकतर को लगता है कि दिल्ली ही सबसे ज्यादा प्रदूषित हमारा यहाँ पे सिटी है, लेकिन यहाँ पे फिनलैंड की थिंक टैंक के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि दिल्ली भारत की सबसे प्रदूषित शहर नहीं थी, बल्कि मेघालय का बर्निहाट नामक जो शहर है वो देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। दूसरे नंबर पर बिहार का बेगूसराय, तीसरे नंबर पर यूपी का ग्रेटर नोएडा रहा है। ठीक है, दिल्ली 8वें स्थान पर है इस थिंक टैंक कंपनी के अनुसार। याद रखिएगा, बता सकती है यूपीएससी यहाँ पे। फिर देखेंगे महाराष्ट्र में 10 जनवरी को संपन्न 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की प्रिया सिंह, वंदना कुमारी, पूनम कुमारी को कांस्य पदक दिया गया है। ठीक है, देश में पहली बार बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर फसलों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एआई पर आधारित एगो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नामक तकनीक का विकास किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार इस तरह का तकनीक का विकास किया गया है, वो भी किसके द्वारा? तो बिहार के जो कृषि विश्वविद्यालय है जो कि सबौर में स्थित है उसके द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है? एगो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, इसको न्यूज को याद रखेंगे, हो सकता है पूछ रहे यहाँ पे। फिर अभी देखिए कि हमारा जो अभी बजट पारित हुआ है उसमें भी हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जिक्र आया है, बताया गया है उसमें भी कि बिहार में तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो ये भागलपुर, विक्रमशिला भागलपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो अनुमति मिली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की इस यूनिवर्सिटी बनाने की, वो जनवरी में ही मिल गई थी और इस पे फंड एलोकेट किया गया है। बजट इस बार जो बजट पारित हुई है उसमें किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इस मंथ का जो न्यूज है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। इसमें जो है वो इंदौर एवं सूरत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं और इंदौर जो है वो लगातार 7वें वर्ष शीर्ष पर कायम है। ठीक है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एवं दिल्ली नगर निगम को सर्वोच्च 7 स्टार रेटिंग दिया गया है। हो सकता है इस बार आपसे ये ना पूछे कि पहला नंबर पे कौन है, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछ चुका है। पूछ ले, पहला बार इस तरह की रेटिंग आई है कि हमारा जो 7 स्टार रेटिंग दिया गया है इस सर्वोच्चता सर्वेक्षण में, उसमें किसको रखा गया है। तो 4 है स्थान यहाँ पे, कौन कौन से? तो सूरत, इंदौर,
नवी मुंबई और दिल्ली नगर निगम। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इस बार जो है वो सबसे स्वच्छ राज्य का जो खिताब मिला है वो मिला है महाराष्ट्र को। पिछले 2 बार से एमपी सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीत रही थी, बट इस बार महाराष्ट्र जो है वो एमपी को पछाड़कर आगे निकल गई है। दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। गंगा तटीय शहर में वाराणसी पहले स्थान पर है और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर देखेंगे इसी मंथ में जो है वो पीएम मोदी के द्वारा भारत में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी को किया गया है। यह जो है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य एक नाम है जिसका जो है वो सिवड़ी नाहवा सेवा अटल सेतु। तीनों नाम याद रखिएगा किस किस नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 22 किलोमीटर है। समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा ये पुल है। ठीक है, इससे संबंधित भी कई बार आपको प्रीवियस ईयर प्रोडक्ट दिखेंगे, चाहे वो हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, सब जगह ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम भारत टेक 2024 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। इसरो एवं नासा के द्वारा 2024 में रडार सैटेलाइट निसार लॉन्च किया जाएगा। तो निसार से संबंधित जब यहाँ पे दोनों के बीच में जब समझौता हुई थी तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि निसार प्रोजेक्ट जो है वो किन किन 2 स्पेस एजेंसियों के बीच किया गया है। तो ये इसरो और नासा के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि ये जो निसार नामक सैटेलाइट है इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2024 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे अब सर्वोच्चता सर्वेक्षण 2023 में बिहार की स्थिति क्या रही है। तो बिहार देश में 15वें स्थान पे रहा है। ओवरऑल जो रैंकिंग होती है जिसमें पहले स्थान पर सूरत और इंदौर रहा है, राज्य नहीं ये महाराष्ट्र और एमपी रहा है फर्स्ट और सेकंड रैंक के रूप में। तो इसी रैंकिंग में बिहार जो है अपना वो 15वें स्थान पे रहा है। पटना सबसे स्वच्छ शहर बना है, कहाँ का, बिहार का, नहीं कि भारत का। देश के 4477 शहरों में पटना का जो रैंक है वो है 262। बहुत इंपॉर्टेंट, ये रैंक याद रखिएगा, कितने सिटी में कौन सा रैंक पटना को दिया गया है। ठीक है, 10 लाख शहरों मतलब 10 लाख आबादी वाले शहरों में पटना की जो रैंक है वो है 25वां। हमारे यानी वर्तमान में इस रिपोर्ट से ये समझ में आ रहा है कि भारत में वर्तमान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जो संख्या है टोटल वो है 46, और इन 46 शहरों में पटना का स्वच्छता में जो रैंक दिया गया है वो है 25वां। ये दोनों याद रखिएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे अराइज कर सकते हैं वो लोग। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी एवं 1 स्टार श्रेणी में कचरा मुक्त शहर का भी खिताब दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे कि पटना और सुपौल दोनों को नॉमिनेट किया गया था, बट पटना को ये खिताब फाइनली जो है वो दिया गया है। गया जो है वो ओवरऑल रैंकिंग में 272वें स्थान पे है। मुजफ्फरपुर 388वें स्थान पर है। ये 3 का रैंक याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से रैंक जो है वो पूछ चुका है बीपीएससी पहले भी। बिहार में जो रैंकिंग है किन किन शहरों का, वहां से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, गंगा किनारे जो बसे हुए सिटी है उसमें पटना जो है वो 6ठे स्थान पर है और छपरा 88वें स्थान पर है। ठीक है, जो कि सबसे अंतिम स्थान है। ठीक है, फिर देखेंगे कि 61 कंटोनमेंट शहरों में दानापुर का जो स्थान है वो 39वां है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। फिर देखिए आगे, केंद्र सरकार के द्वारा अरहर उड़द एवं मसूर दाल के मामले में देश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया गया है। दलहन के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु अरविंद सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस सिचुएशन से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उसको विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है समिति का, वो कौन सी समिति है, तो वो है ये अरविंद सुब्रमण्यम समिति। ठीक है, हो सकता है पूछ लें कि अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है या किसके लिए बनाया गया था, इसी विधि से पूछ सकते हैं ये लोग। ये देखेंगे डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल यानी आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया है। इससे बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई
लक्ष्य को निशाना बनाया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख रहे हैं आप, जनवरी के माह में इसरो और डीआरडीओ के द्वारा जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और नया नया एक्सपेरिमेंट किए गए थे। अभी तक हमारे पास जो भी डिफेंस था, जो भी डिफेंस सिस्टम है, वो मतलब काफी ऊंचाई पर अगर कोई हमला हो रही है तो उसको नष्ट करने में वो सक्षम थे। लेकिन पहला बार आकाश एनजी के रूप में ऐसा मतलब हमारे पास मिसाइल आया है जो कि कम ऊंचाई पर स्थित जो भी वाहन है उसको ये निशाना बना सकते हैं और उसको सफलतापूर्वक नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अमेज़न के जंगल में प्राचीन शहर का पता लगाया गया है जो कि लगभग 3000 साल पुराना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा एवं लॉकहीड मार्टिन ने सुपरसोनिक मिसाइल X-59 को लॉन्च किया है। यह ध्वनि के गति से भी तेज गति से चलेगा। दुनिया का यह पहला सुपरसोनिक विमान, ये जो है वो नासा और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा सुपरसोनिक विमान X-59 नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। दुनिया का सबसे पहला जो सुपरसोनिक विमान बनाया गया था उसका नाम जो था वो कॉनकॉर्ड था, ये भी याद रखिएगा। ये देखेंगे शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा आत्रे, इनका निधन हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो शास्त्रीय संगीत का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बड़ा नाम था, ये याद रखिएगा, नाम पूछ सकता है। इनको भी 2022 में भी 22 में ही पद्म विभूषण से जो है इनको अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा आत्रे का निधन हो गया है तब जनवरी में। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था और इनका संबंध किराना घराने से है। आपको ये भी याद रखना होगा क्योंकि कई बार ये लोग किस घराने से संबंधित है कलाकार वही पूछ लेते हैं। याद रखिएगा, ये किराना घराने से संबंधित है। ये देखिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को मॉरिशस सरकार के द्वारा 2 घंटे की विशेष छूट दी गई थी। तो पूछ सकता है, हो सकता है पूछे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कि उस अवसर पर अपने यहाँ जितने भी उनके यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित पर्सन थे उनको 2 घंटे का छूट दिया गया था वहां पे। ठीक है, ये देखिए विश्व आर्थिक मंच, इनका जो है वो 54वां बैठक का आयोजन जनवरी में कहाँ पे किया गया था, तो ये जिनेवा में किया गया था और भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे जो है वो स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था। साथ ही इस आयोजन में, इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया भी शामिल हुए थे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थीम थी इस सम्मेलन का वो था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। शायर मुन्नावर राणा का निधन हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये अपने फील्ड के काफी मतलब पॉपुलर व्यक्ति रहे थे। ठीक है, इनको जो है 2014 में एक कविता साहदाबा